नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार और स्वागत है। आज हम सौर ऊर्जा पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। बात करेंगे इसके भविष्य की और हाँ, उन चुनौतियों की भी जो आज इसके सामने खड़ी हैं। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी के विकास पथ को समझने में मदद करेगा। तो मकसद साफ है ना? ये समझना कि सौर ऊर्जा आखिर जा किधर रही है, क्या क्षमताएं हैं इसकी जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी रुकावटें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर सुनते हैं फिर सौर ऊर्जा ही भविष्य है, क्लीन एनर्जी। पर क्या ये इतना सीधा है? चलिए इसी दावे को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये भविष्य कितना पास है और कौन से मुद्दे हैं जो रास्ते में आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जो हमें अक्सर दिखाई जाती है भविष्य की। सबसे पहले ये रूफटॉप क्रांति वाली बात। कल्पना है कि हर घर, हर इमारत अपनी बिजली खुद बना रहा हो। सोचिए जरा, शहर के शहर मिनी पावर प्लांट बन जाए। ये तो मतलब पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत मॉडल होगा। हाँ, ये विकेंद्रीकरण का आइडिया है तो बहुत क्रांतिकारी, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन इसमें एक पेच है, ग्रिड मैनेजमेंट का। जब लाखों छोटे छोटे स्रोत ग्रिड से जुड़ेंगे और बिजली भेजेंगे भी, तो ग्रिड को स्थिर रखना वो एक बड़ी तकनीकी चुनौती बन जाता है। देखिए, हमारे पारंपरिक ग्रिड तो एक तरफा ट्रैफिक के लिए बने थे, बड़े प्लांट से घरों तक। ये दो तरफा बहाव ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिलता पैदा करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैनल लगाने भर की बात नहीं है, पूरे बिजली नेटवर्क को ही नए सिरे से सोचने और मैनेज करने की बात है। दिलचस्प। खैर, सिर्फ छतें ही क्यों, बड़े पैमाने पर उत्पादन भी तो हो रहा है ना। विशाल सोलर पार्क की बात होती है। बिल्कुल। जैसे भारत में राजस्थान का भादला सोलर पार्क, क्या शानदार उदाहरण है। दुनिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक है, हजारों एकड़ में फैला हुआ। ये दिखाता है कि गीगावाट स्केल पर, मतलब बहुत भारी मात्रा में बिजली पैदा हो सकती है सौर ऊर्जा से। वो पार्क अकेले ही लाखों घरों को बिजली दे सकता है। सही। तो ये छोटी छतें और बड़े पार्क मिलकर शायद हमारी ऊर्जा जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। और भादला जैसे पार्क इस बात का सबूत भी हैं कि सौर ऊर्जा अब कोई एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं रही। ये अब मेन स्ट्रीम बिजली उत्पादन का एक गंभीर दावेदार है। लेकिन हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि इन बड़े पार्कों के लिए जमीन चाहिए, और उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है वो भी सोचने वाली बात है। इस पर हम बाद में और बात करेंगे शायद। सही कहा आपने। अच्छा, भविष्य की इस तस्वीर में एक और अहम हिस्सा है स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन। क्योंकि हम सब जानते हैं सूरज तो 24 घंटे चमकता नहीं, तो भाई जब धूप नहीं होगी तब बिजली कहाँ से आएगी? यहीं पर देखिए, बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड का रोल आता है। भविष्य का एनर्जी सिस्टम सिर्फ सोलर पैनल का नहीं होगा। वो पैनल, एडवांस्ड बैटरी और एआई वाले स्मार्ट ग्रिड का एक मिला-जुला इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। बैटरी दिन में जो फालतू बिजली बनेगी उसे स्टोर कर लेंगी, रात के लिए या जब बादल हों। और स्मार्ट ग्रिड, उसे स्मार्ट क्या चीज बनाती है? स्मार्ट ग्रिड से बिजली भेजता नहीं है, वो जानकारी भी लेता देता है। वो एआई की मदद से लगातार देखता रहता है कहाँ कितनी मांग है, कहाँ कितनी सप्लाई। फिर वो भविष्यवाणी करता है और बिजली के फ्लो को अपने आप एडजस्ट करता है। इससे न सिर्फ सप्लाई स्थिर रहती है, बल्कि ऊर्जा की बर्बादी भी कम होती है। सोचिए, एक ऐसा ग्रिड जो मौसम का पूर्वानुमान देखकर पहले ही प्लानिंग कर ले कि कब कहाँ कितनी बिजली स्टोर करनी है या भेजनी है। ये जो तकनीकी तालमेल है ना, यही सौर ऊर्जा को सच में भरोसेमंद बनाएगा। ये तो वाकई ऊर्जा प्रबंधन का भविष्य लग रहा है। अच्छा, और परिवहन का क्या? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज की बहुत चर्चा है। क्या सौर ऊर्जा यहाँ भी कुछ करेगी? निश्चित रूप से। ईवीज को चार्ज करने के लिए अगर सोलर एनर्जी इस्तेमाल हो तभी तो वो सच में ग्रीन कहलाएंगी, है ना? कल्पना कीजिए, चार्जिंग स्टेशन अपनी बिजली सीधे सोलर पैनल से ले रहे हों, या घर की छत वाले पैनल से रात भर में गाड़ी चार्ज हो जाए। हाँ, और इसके अलावा व्हीकल टू ग्रिड मतलब V2G जैसी टेक्नोलॉजी भी आ रही हैं, जहां आपकी ईवी की बैटरी जरूरत पड़ने पर ग्रिड को वापस बिजली भी दे सकती है। एक तरह का चलता फिरता पावर बैंक। अरे वाह! हालांकि सीधे सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां वो अभी भी ज्यादातर प्रायोगिक स्तर पर ही हैं। V2G तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। मतलब लाखों गाड़ियां मिलकर एक बड़ा वर्चुअल पावर प्लांट बन सकती हैं, ग्रिड को स्थिर रखने में मदद कर सकती हैं। हाँ, विचार तो आकर्षक है, लेकिन इसे हकीकत बनाने में अभी कई मुद्दे हैं।
जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, बैटरी की उम्र पर असर, ग्राहकों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए वगैरह। और आखिर में उद्योग, इंडस्ट्रीज, क्या फैक्ट्रियां और बड़े उद्योग भी इस सोलर क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं और बन भी रहे हैं। कई इंडस्ट्रीज, खासकर जिनकी बिजली की खपत दिन में ज्यादा होती है, वो अपनी छतों पर या आसपास सोलर प्लांट लगाकर अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकती हैं। इससे उनका ऑपरेशनल कॉस्ट तो कम होता ही है, कार्बन फुटप्रिंट भी घटता है। अच्छा। कुछ उद्योग तो बिना खुद पैसा लगाए पावर परचेज एग्रीमेंट के जरिए सोलर डेवलपर से सस्ती बिजली खरीद रहे हैं। ये औद्योगिक आत्मनिर्भरता और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये भविष्य की एक काफी व्यापक तस्वीर दिख रही है। घरों की छतें, बड़े पार्क, स्मार्ट ग्रिड, परिवहन, उद्योग सब जुड़ रहे हैं। सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन ठीक है, अब जरा वापस जमीन पर आते हैं और उन मुश्किलों को देखते हैं जिनका सामना सौर ऊर्जा को करना पड़ रहा है, क्योंकि चुनौतियां भी उतनी ही असली हैं। सबसे पहली और शायद सबसे साफ चुनौती मौसम पर निर्भरता। सूरज रोज एक जैसा नहीं चमकता। बादल, बारिश, रात, ये सब सीधे सीधे बिजली उत्पादन पर असर डालते हैं। इसे इंटरमिटेंसी कहते हैं, मतलब उत्पादन रुक रुक कर होता है। ये इंटरमिटेंसी शायद सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी इनहेरेंट चुनौती है। इसका मतलब है कि हमें हमेशा बैकअप पावर चाहिए या फिर बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोरेज, ताकि सप्लाई लगातार बनी रहे। और ये दोनों चीजें लागत बढ़ाती हैं और ग्रिड मैनेजमेंट को भी मुश्किल बढ़ाती हैं। और देखिए, जगह जगह धूप ही अलग अलग होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। इसलिए एक मजबूत नेशनल या शायद इंटरनेशनल ग्रिड जो अलग अलग इलाकों को जोड़े, वो इस मुश्किल को कुछ कम कर सकता है। दूसरी बड़ी बाधा है लागत। हालांकि पिछले 10 सालों में सोलर पैनल के दाम बहुत गिरे हैं, फिर भी शुरू में जो पैसा लगाना पड़ता है वो अब भी काफी ज्यादा हो सकता है, खासकर एक आम घर के लिए या बड़े प्लांट के लिए भी। और जैसा आपने कहा, अगर 24 घंटे बिजली के लिए बैटरी स्टोरेज जोड़ना पड़े, तब तो लागत और बढ़ जाती है। हाँ, लागत का हिसाब थोड़ा पेचीदा है। अगर हम प्रति यूनिट बिजली की लागत देखें, LCOE जिसे कहते हैं, तो कई जगहों पर सौर ऊर्जा कोयले या गैस से भी सस्ती हो चुकी है। लेकिन इस हिसाब में अक्सर स्टोरेज की पूरी लागत शामिल नहीं होती। अच्छा। बैटरी की कीमतें भी गिर रही हैं, पर अभी भी वो सिस्टम की कुल लागत का एक अहम हिस्सा है। जो कम आय वाले परिवार हैं या छोटे बिजनेस, उनके लिए शुरुआती खर्च एक बड़ी रुकावट है, भले ही लंबे समय में फायदा हो। फिर जमीन का मुद्दा आता है। बड़े सोलर पार्क, जैसे आपने भादला का जिक्र किया, हजारों एकड़ जमीन घेरते हैं। भारत जैसे देश में जहां आबादी इतनी घनी है, जहां जमीन, खेती, घर और दूसरी जरूरतों के लिए पहले ही कम है, वहां इतने बड़े पैमाने पर जमीन लेना ये एक गंभीर चुनौती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जमीन के इस्तेमाल को लेकर अक्सर स्थानीय समुदायों से टकराव होता है और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पर भी असर पड़ सकता है। हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे जमीन का दोहरा इस्तेमाल हो सके, जैसे एग्रीवोल्टाइक्स, जहां सोलर पैनल के नीचे खेती भी होती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। या फिर ऐसी जमीन का इस्तेमाल हो जो वैसे ही बेकार पड़ी है, बंजर जमीन या पुराने औद्योगिक इलाके। लेकिन ये तरीके हमेशा काम करें या काफी हों, ऐसा जरूरी नहीं है। और तकनीकी सीमाएं भी तो हैं। आपने बताया कि आजकल के आम सिलिकॉन वाले सोलर पैनल की एफिशिएंसी, कार्यक्षमता, करीब 18 से 22% ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लगभग 80% सूरज की रोशनी बिजली में बदल ही नहीं पाती। बिल्कुल, ये फिजिक्स की एक लिमिट है, शॉकली-क्वाइजर लिमिट कहते हैं इसे। ये सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल के लिए थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी बताती है। हालांकि रिसर्चर्स लगातार ऐसे बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे मल्टी जंक्शन सेल या नए मटेरियल का इस्तेमाल करके, पर हर एक % एफिशिएंसी बढ़ाना मुश्किल और महंगा होता जाता है। ज्यादा एफिशिएंसी का मतलब है उतनी ही बिजली बनाने के लिए कम जगह चाहिए होगी। तो ये जमीन वाली चुनौती को कुछ कम कर सकता है। और एक चिंता जो शायद पहले इतनी नहीं थी पर अब सामने आ रही है, वो है पर्यावरण पर असर, खासकर जब पैनल पुराने हो जाते हैं। इनका जीवन काल 20-25 साल होता है। उसके बाद इनका क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? ये एक बढ़ती हुई चिंता है। बिल्कुल, लाखों टन सोलर पैनल आने वाले दशकों में बेकार हो जाएंगे। इनमें सिलिकॉन, कांच, एल्यूमीनियम जैसे कीमती पदार्थ तो होते हैं, लेकिन साथ ही कुछ खतरनाक तत्व भी हो सकते हैं, जैसे सीसा या कैडमियम कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी में। तो इनका सुरक्षित निपटान और सही तरीके से रिसाइकलिंग ये बहुत ज़रूरी है। अभी दिक्कत ये है कि सोलर पैनल रिसाइकलिंग का खर्चा अक्सर नया मटेरियल निकालने से ज़्यादा होता है और इसके लिए जो खास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए
वो भी हर जगह है नहीं। अगर हमने इसे ठीक से मैनेज नहीं किया तो ये भविष्य में एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा संकट बन सकता है। तो ये चुनौतियां तो काफी गंभीर हैं। निर्भरता, लागत, जमीन, एफिशिएंसी और फिर ये कचरा प्रबंधन, ये तस्वीर को थोड़ा संतुलित करती है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये चुनौतियां अलग-थलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कम एफिशिएंसी वाले पैनल को ज्यादा जमीन चाहिए, मौसम पर निर्भरता स्टोरेज की लागत बढ़ाती है। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन बनाने वाला काम है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम प्राथमिकता किसे दें। क्या पहले लागत कम करें या एफिशिएंसी बढ़ाएं या स्टोरेज को सस्ता बनाएं? इन सब विकल्पों के गहरे आर्थिक और नीतिगत असर होते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसमें एक सकारात्मक पहलू भी है। इन चुनौतियों को पहचाना जा रहा है और दुनिया भर में इन पर सक्रिय रूप से काम हो रहा है। यहीं पर इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी का रोल आता है। हाँ, और यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ समाधान खोजने का मौका भी लाती है। चलिए कुछ नए इनोवेशंस पर नजर डालते हैं। एक नाम जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, पेरोव्स्काइट सोलर सेल। ये क्यों इतने खास माने जा रहे हैं? पेरोव्स्काइट एक खास तरह की क्रिस्टल संरचना का नाम है और इस संरचना वाले मटेरियल से बने सोलर सेल में गजब की क्षमता दिख रही है। पहली बात, लैब में इनकी एफिशिएंसी पारंपरिक सिलिकॉन सेल के बराबर या उससे भी तेजी से बढ़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात, इनको बनाने का सामान सस्ता हो सकता है और बनाने की प्रक्रिया भी शायद बहुत आसान और कम ऊर्जा वाली हो सकती है। कुछ लोग तो इन्हें प्रिंट करने की बात कर रहे हैं, जैसे अखबार छपता है। प्रिंट करने योग्य सोलर सेल, ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। तो क्या ये जल्दी हमारी छतों पर दिखने वाले हैं? उतनी जल्दी नहीं। पेरोव्स्काइट के सामने अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर उनकी स्थिरता और ड्यूरेबिलिटी को लेकर। ये नमी और ऑक्सीजन से जल्दी खराब हो सकते हैं, जिससे इनका जीवन काल सिलिकॉन सेल से कम हो सकता है। अच्छा। वैज्ञानिक इन दिक्कतों को हल करने में लगे हैं। एक तरीका है टैंडम सेल बनाना। इसमें पेरोव्स्काइट की एक पतली परत सिलिकॉन सेल के ऊपर लगा दी जाती है। इससे दोनों की खूबियों का फायदा मिलता है और एफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है। अगर ये सफल होते हैं तो ये लागत और एफिशिएंसी दोनों मामलों में एक बड़ा कदम होगा। और वो जमीन की कमी वाली समस्या, उसके लिए भी कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं, जैसे तैरते हुए सोलर प्लांट या फ्लोटिंग सोलर। ये क्या चीज है? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सोलर पैनल पानी की सतह पर लगाए जाते हैं, जैसे झीलें, जलाशय या शांत समुद्री इलाके। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि कीमती जमीन बच जाती है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा पानी का जो ठंडा असर होता है, उससे पैनल की एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ सकती है और पानी का वाष्पीकरण भी कम हो सकता है। भारत समेत कई देशों में इस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है और कुछ बड़े प्रोजेक्ट लगे भी हैं। लेकिन क्या पानी के अंदर जो जीवन है, जो इकोसिस्टम है, उस पर इसका कोई बुरा असर पड़ सकता है? ये एक जायज चिंता है और इस पर स्टडीज हो रही हैं। पानी की सतह ढकने से नीचे के जलीय जीवन पर असर पड़ सकता है, जैसे रोशनी कम मिलेगी या पानी का तापमान बदलेगा। इसलिए फ्लोटिंग सोलर का डिजाइन और जगह का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा, ताकि पर्यावरण पर असर कम से कम हो। है तो ये जमीन की कमी का एक आकर्षक समाधान, पर इसे भी सावधानी से लागू करना होगा। इनोवेशन तो ठीक है, पर सरकारी नीतियां और जो आर्थिक मदद मिलती है, सब्सिडी वगैरह, उनकी भी तो बड़ी भूमिका होती होगी। बिल्कुल, शायद टेक्नोलॉजी जितनी ही जरूरी है सही नीतियां। सरकारें सब्सिडी देकर, टैक्स में छूट देकर, नेट मीटरिंग लागू करके। हाँ, नेट मीटिंग, जहां आप ग्रिड को बिजली बेच भी सकते हैं। जी, और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस यानी आरपीओज लगाकर, मतलब बिजली कंपनियों के लिए जरूरी कर देना कि वो कुछ हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी खरीदें। इन सब तरीकों से सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा दे सकती हैं। अगर नीतियां स्थिर हों और सपोर्टिव हों तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और लोग इसे तेजी से अपनाते हैं। कई देशों में सौर ऊर्जा की सफलता के पीछे सरकारी समर्थन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि टेक्नोलॉजी और नीतियां साथ मिलकर काम करें। मान लीजिए पेरोव्स्काइट तकनीक सफल हो जाती है, तो उसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए सही इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल पॉलिसीज चाहिए होंगी। इसी तरह फ्लोटिंग सोलर या एग्रीवोल्टाइक जैसे समाधानों को बढ़ावा देने के लिए खास नियम और प्रोत्साहन चाहिए हो सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमारे स्रोत विश्लेषण से यही निकल कर आ रहा है कि सौर ऊर्जा के भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। ये विकेंद्रीकृत हो सकती है, स्मार्ट हो सकती है, उद्योगों तक फैली हो सकती है, लेकिन साथ ही मौसम पर निर्भरता, लागत, जमीन की जरूरत,
तकनीकी सीमाएं और पर्यावरण की चिंताएं, ये वास्तविक और गंभीर चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। विश्लेषण का मुख्य संदेश शायद यही है कि सौर ऊर्जा का रास्ता सीधा और आसान नहीं है। इसमें कई रुकावटें हैं जिन पर लगातार काम करते रहने की जरूरत है। लेकिन इन रुकावटों के बावजूद जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जिस तरह जलवायु परिवर्तन एक जरूरत बन गया है, उसे देखते हुए सौर ऊर्जा को भविष्य के एनर्जी मिक्स का एक मुख्य हिस्सा माना जा रहा है। ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरी दिशा है। और जैसा आपने कहा, तकनीकी प्रगति और सहायक नीतियां, ये दोनों पहिए मिलकर ही इस गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन अकेले काफी नहीं है, उसे जमीन पर उतारने और फैलाने के लिए सही माहौल और निवेश उतना ही जरूरी है। ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। हाँ, ये जो सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सौर ऊर्जा के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनोवेशन नई संभावनाएं खोलता है और नीतियां उन संभावनाओं को हकीकत बनाने में मदद करती हैं। चलिए, अब जब हमने भविष्य की संभावनाओं, मौजूदा चुनौतियों और नए समाधानों पर इतनी बात की है, तो श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये जो तकनीकी सफलताएं हम देख रहे हैं, जैसे ज्यादा कुशल पेरोस्काइट सेल, सस्ती बैटरी या स्मार्ट ग्रिड, ये कितनी जल्दी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन सकती हैं? क्या हम अगले दशक में ही एक बड़ा बदलाव देखेंगे? और एक दूसरा पहलू सोचने लायक है। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स, सरकारी नीतियां, तकनीकी इनोवेशन, ये सब तो जरूरी है ही, पर व्यक्तिगत स्तर पर हमारी भूमिका क्या है? हमारी अपनी ऊर्जा खपत की आदतें, ऊर्जा बचाने के हमारे तरीके, या शायद अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने का फैसला, ये सब मिलकर इस बड़े ऊर्जा परिवर्तन की तस्वीर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? क्या व्यक्तिगत चुनाव भी उतना ही मायने रखते हैं जितना कि बड़ी नीतियां? इन्हीं सवालों के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।